जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट या यूपीएसआई एसएससी जीडी, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों हम संविधान की क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज ये 15वीं क्लास है आपकी, और इसमें अब हम दोस्तों पहुंच पाए हैं भाग 1 तक। ठीक है, अब आज के वीडियो हम देखेंगे भाग 1, यानी कि संघ व उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक होता है। ठीक है, तो उसके पहले बता दूं कि अगर आज पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट पर चले जाइए सीधा। और जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ आपको दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस पे आपको एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको अगर संपूर्ण हिंदी पढ़नी, वो हमने पढ़ा दी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स, चाहे वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट एसआई हो, तो उसके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर और यूपीएसआई के लिए संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी। उसके अलावा यूपी स्पेशल भी हमने पढ़ाया है, तो आप जा करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भाग 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भाग 1 में क्या है, तो संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी कि भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत कुछ इसमें हम जानेंगे, शायद आपने अभी तक इतने डीपली से ना पढ़ा हो संविधान को। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला अनुच्छेद है दोस्तों। पहले अनुच्छेद में दोस्तों 3 कॉलम है। आपको पता, पहले में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, दूसरे में क्या कहा गया है कि प्रथम अनुसूची में शामिल राज्य व उनके क्षेत्र। दोस्तों, अगर आपको बता दें कि आपको देखना है कि कितने राज्यों का संघ है, मतलब कितने राज्यों का भारत संघ है, तो वो आप जाइए प्रथम अनुसूची में। देखिए, प्रथम अनुसूची हमने पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि इसमें आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, और तीसरा दोस्तों बताएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र। देखिए, इसमें 3 तरीके की चीजें बताई गई। पहला है राज्य क्षेत्र, इसमें आपको बता 28 है टोटल। ठीक है, और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों, आपको बता दें यहाँ 8 है। और तीसरा अर्जित राज्य क्षेत्र, अगर किसी से हम अर्जित कर लेते हैं तो दोस्तों पहले इसमें हम रखेंगे उसको, तो यहाँ पे भी इसकी संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द आपको दिखा होगा कि क्या है, कि राज्यों का संघ है। अब देखिए संघ कैसा संघ है, क्योंकि संघ भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं कुछ चीज बताऊंगा। देखिए, संघ दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग 3 तरीके के होते हैं। एक होता है परिसंघ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरल। ठीक है, और दूसरा होता है फेडरल, और तीसरा होता है यूनियन। तो हमारा कौन सा संघ है इसमें से, तो मैं आपको बता दूं हमारा यूनियन वाला संघ है। कैसा संघ है, यूनियन वाला। अब देखिए कॉन्फेडरल क्या होता है दोस्तों, परिसंघ क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, कुछ छोटे छोटे दोस्तों क्या होते हैं, छोटे छोटे दोस्तों होते हैं, मान कबीले जैसे होते हैं, वो दोस्तों किसी एक को अपनी शक्ति नियुक्त देते हैं, यानी किसी एक चीज, एक व्यक्ति को अपनी शक्ति देते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे कबीले के राजा होते थे ना, उस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिसंघ बोलते हैं। यानी छोटे छोटे कुछ समझ सकते हैं, राज्य समझ सकते हैं, है ना, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे। और इन्होंने एक को देश तो पूरी शक्तियां दे दी, कहा कि आप हमें संभालिए, आप हमारी सारी सुरक्षा देखिए, सब कुछ देखिए, हम, है ना, तो वो उससे क्या बोलते हैं, उसको परिसंघ बोलते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों हम संघ पे बात करेंगे। अब देखिए, संघ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फेडरल, तो फेडरल वाला संघ दोस्तों बता दें, ये हमारा इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। हमारा इंडिया का है यूनियन वाला। ठीक है, देखिए फेडरल कैसा है, तो मैं बता दूं, जैसे दोस्तों क्या है आपका, इसका एग्जांपल कैसा होगा, यूएसए का। क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको बता दें कि फेडरल क्या होता है दोस्तों, देखिए ये भी संघ होता है, मगर दोस्तों इससे टूट के अलग राज्य जा सकते हैं। ठीक है, तो समझिए, जैसे आपको पता है कि टोटल कितने राज्य हैं, 50 राज्य है, कहाँ, अमेरिका में। ठीक है, और पूरे 50 राज्य किससे, एक समझौते के तहत दोस्तों जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको पता है वाशिंगटन हो गया, इस तरह से दोस्तों, है ना, तो इन सब से बता दूं मैं कि ये क्या है, ऐसे फेडरल हैं। ठीक है, ये क्या है, अमेरिका का फेडरल है, मतलब यहाँ से कभी भी राज्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी राज्य क्या हो सकते हैं दोस्तों, अलग हो सकते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ हर राज्यों का एक अलग अलग झंडा भी है, हर राज्यों का अलग नागरिकता है। आपको पता है कि यहाँ दोहरी नागरिकता चलती है ना, तो ये चीज समझिएगा कि अमेरिका का कैसा, अमेरिका भी संघ है, मगर कैसा है, फेडरल वाला। ठीक है, मतलब कि इनके राज्य दोस्तों कभी चाहे ना तो अलग भी हो सकते हैं, मतलब अमेरिका से अलग हो सकते हैं दोस्तों। अभी 50 राज्य हैं, 50 राज्य से कोई राज्य चाहता है, मान लिया दोस्तों वाशिंगटन हो, कहे कि हम अमेरिका में नहीं रहेंगे, दोस्तों वो अलग हो सकता है, संधि समझौते से दोस्तों ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, मगर दोस्तों बात करते हैं यूनियन, जो अपना भारत है।
जो अपना प्यारा भारत है दोस्तों, यूनियन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ये भी 28 राज्यों से मिलकर बना है, ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें 28 राज्य के 28 राज्य ना, अगर इसमें से आप सोचें कि भैया भारत जो आपका उत्तर प्रदेश आता है ये हम भारत से अलग हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी ताकत नहीं है किसी भी राज्य के अंदर कि वो भारत से अपने आप को अलग कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि ये संघ है, यूनियन है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा। मगर दोस्तों अमेरिका में क्या है, देखिए अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उनमें से दोस्तों अगर कोई राज्य चाहता है अमेरिका से अलग होना तो अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ दोस्तों प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो करके दोस्तों वो अलग हो सकता है अमेरिका से, ठीक है। मगर दोस्तों अपने भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं आपको बता दें, एग्जाम्पल बताते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी कि टूट राज्यों का अटूट संघ है, ऐसा भी कह सकते हैं। टूट राज्यों का क्या है, अटूट संघ है। टूट राज्यों मतलब क्या है, देखिए राज्य तो टूटे हुए हैं, राज्यों को हम तोड़ सकते हैं, वो टूटे हुए ऑलरेडी हैं। देखिए भारत क्या है, टूटे हुए राज्य यानी कि विनाशी राज्यों का, राज्य का हम विनाश कर सकते हैं, राज्य को हम खत्म कर दें, जोड़ लें, तोड़ लें, बड़ा कर दें, नाम बदल दें। मगर दोस्तों अविनाशी संघ है, मतलब संघ को हम तोड़ नहीं सकते, मतलब कि भारत से अलग बिल्कुल भी नहीं सकते। यानी कि भारत टूट राज्यों का अटूट संघ है, यानी कि भारत में राज्य तो टूट सकते हैं और टूटे हुए हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। मगर दोस्तों अटूट संघ मतलब कि मगर भारत से अलग नहीं हो सकते, भारत से नहीं टूट सकते। वो चीज़ें आप समझ होंगे कि भारत कभी नहीं टूटेगा। भारत से ऐसा नहीं कि कल को दोस्तों तेलंगाना चाहे भारत से अलग जाए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो यूनियन का मतलब ये वाला होता है, ठीक है। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तो आर्टिकल 1 समझ गए होंगे। अब देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है ये समझिएगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, समझिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि मान लिया दोस्तों कल को कोई राज्य हमसे मिलना चाहे, कोई देश हमसे मिलना चाहे, मान लिया कल को दोस्तों पाकिस्तान कहे कि हम भारत में मिल जाएंगे, कल को नेपाल कहता, समझिएगा, अब एग्जाम्पल समझिए, कल को नेपाल कहता कि हम भारत में मिल जाएं, मिलना चाहता है हम, तो दोस्तों वो चीज़ इसमें बात की गई आर्टिकल 2 के तहत वो मिलेगा, ठीक है। आपको पता है जब सिक्किम मिला था दोस्तों 2A के तहत, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, ठीक है। उसको अब रद्द कर दिया गया ना। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि कोई नए राज्य की स्थापना या फिर प्रवेश किस तरह से होगा, तो अनुच्छेद 2, यानी समझिए कल को दोस्तों पाकिस्तान हमारे मिलता है तो दोस्तों किसके तहत मिलेगा, अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। समझिएगा, देखिए इसमें होता क्या है कि कोई नया राज्य मिलने जा रहा ना, तो ऐसा नहीं कि इसमें हम संसद जाएं, बस आपको राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देनी, राष्ट्रपति को पहले बता देना है और दोस्तों उसके बाद हम विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ऐसा हुआ भी है। आपको पता है कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को हमने क्या किया था, मिलाया था। पहले सिक्किम को दोस्तों सह राज्य का दर्जा दिया गया, क्या मतलब कि आप राज्य जैसे ही है ना, राज्य जैसे ही हैं, अभी आप पूर्णतः राज्य नहीं है। पहले आप कुछ दिन रह के देखिए हमारे साथ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे पूर्ण राज्य बन जाइएगा, ठीक है। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जब इसको पसंद आ गया कि हाँ हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार हो रहा है, तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन करके 1975 किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है। यानी आर्टिकल 2 क्या कहता है, कोई विदेशी राज्य दोस्तों आप में मिल सकता है। कल को दोस्तों नेपाल चाहे, भूटान चाहता दोस्तों, कल का भूटान चाहे कि हम भारत में मिलेंगे, तो उसको किस आर्टिकल के तहत मिलाया जाएगा, आर्टिकल 2 के प्रयोग से, ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि हम जो बाहर भारत के बाहरी देश हैं उनको मिलाएंगे तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 का कहता है कि संसद को अधिकृत करता है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, मतलब संसद को कहता है कि आप राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये आपकी 5 चीजें हैं। क्या कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर ले, ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेंगे, ठीक है, किसी राज्य को क्षेत्र घटा सकेंगे, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि संसद द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी नए राज्य का निर्माण, जैसे आपको पता है कि नया राज्य दोस्तों बन जाता है, जैसे अभी हमने बता दें आपको, उसके एग्जाम्पल आपको दिखा दें कि जैसे नए राज्य का निर्माण, जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश से काट के दोस्तों छत्तीसगढ़ बनाया गया था, ठीक है, कब 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को और बिहार से दोस्तों झारखंड बनाया गया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये दोस्तों पहले का हो गया एग्जाम्पल कि नए राज्य गठन किस प्रकार से हुआ, बिल्कुल सही है। अब देखिए किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। अब कल को मान लिया दोस्तों यूपी को कहें कि नहीं यूपी इसको थोड़ा और बड़ा करवा दें, बड़ा कर दे, इसमें उत्तराखंड को भी मिला दे थोड़े हिस्से को, ठीक है, तो मतलब क्षेत्रफल को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छे समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बता दें कि इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कि दादर नगर हवेली दोस्तों पहले एक था, अब दमन द्वीप, देखिए दादर नगर हवेली
व दमन द्वीप, है ना, एवं दमन द्वीप, है ना, तो दोनों अलग अलग थे दोस्तों, इनको मिला के इनका क्षेत्रफल बढ़ा देगा ना, इसका नाम कर देगा दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप, ठीक है। तो ये चीज देखिए 26 जनवरी 2020 को किया गया। तो ये आप समझ सकते हैं, इसका उदाहरण ये हो गया कि दोस्तों किसी देश की, किसी राज्य की सीमा को हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा होगा किसी राज्य की सीमा घटा सकते हैं, किसी राज्य को छोटा कर सकते हैं, जैसे हमने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ करके दोस्तों उससे उत्तराखंड हमने बना दिया था, ठीक है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल, जब आपको काट सकते हैं दोस्तों उसमें परिवर्तन भी होगा, और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेंगे दोस्तों, जैसे उत्तराखंड का पहले नाम क्या था, उत्तरांचल था, फिर दोस्तों उसका उत्तराखंड कर दिया गया ना, तो नाम परिवर्तन, ठीक है, नए राज्य का निर्माण, या राज्य को दोस्तों तोड़ना फोड़ना, वो सब चीजें दोस्तों, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना दोस्तों, वो आपके आर्टिकल 3 के तहत होगा, ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत देखिए एग्जांपल, हमने जैसे मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया, बिहार से काट के झारखंड बनाया, है ना, जम्मू कश्मीर से काट के लद्दाख बना दिया दोस्तों, दोनों को हमने क्या कर दिया, यूटी बना दिया, और दादरा नगर हवेली व दमन द्वीप को दोस्तों एक में मिला दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे। तो ये आपका आर्टिकल 3 कहता है। अब देखिए 2 और 3 में कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए 2 में क्या है, विदेशी राज्यों का। अब देखिए समझिएगा, मान ले पूरा भारत दोस्तों, अगर आर्टिकल 2 का कहीं भी प्रयोग होगा ना, तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्यों? आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 2 बात करता है कोई बाहरी राज्य मिलेगा। अब देखिए बाहरी राज्य मिलेगा तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी आर्टिकल 2 में क्या होगा कि भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि विदेशी राज्य मिलेगा। और आर्टिकल 3 में दोस्तों भारत का क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जितना भी बड़ा भारत है ना उतना ही बड़ा रहेगा। बस ये है कि उसमें जो राज्य है ना उसको तोड़ फोड़ सकते हैं, मतलब राज्यों को तोड़ना फोड़ना होगा, उसका नाम बदलना हो गया, कुछ भी कर सकते हैं, वो आर्टिकल 3 के प्रयोग से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये 3 आपने समझ लिया। अब चौथा देखते हैं, आर्टिकल चौथा क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3, देखिए अनुच्छेद 2 में क्या है, विदेशी राज्यों को मिलाना। अनुच्छेद 3 में कहता है अपने ही राज्यों को तोड़ना फोड़ना ना, में दी गई शक्ति का प्रयोग साधारण संशोधन द्वारा संपन्न होंगे, ना कि अनुच्छेद 368 के विशेष प्रक्रिया द्वारा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो अनुच्छेद, यानी कि राज्यों, किसी राज्य का मिलना भारत में, या फिर अपने राज्यों को तोड़ना दोस्तों, इन सब के लिए हमें आर्टिकल 368 तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि मतलब कि बहुत विशेष प्रक्रिया वाली बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। ये सिंपल तरीके से हो सकता है, केवल राष्ट्रपति दोस्तों राजी हो जाए और संसद का 50% बहुमत हो जाए, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। अब देखिए मान ले दोस्तों किसी राज्य का हम गठन करते हैं, ठीक, कोई नया राज्य बनता है, कुछ भी होता है, तो उसके तहत दोस्तों प्रभावित क्या होगी, हमारी पहली अनुसूची में दोस्तों क्या करना होगा, मतलब उस राज्य को दोस्तों डालना होगा, यानी पहली अनुसूची में संशोधन होगा। और चौथी अनुसूची में, क्योंकि आपको पता है कि चौथी अनुसूची हमने पढ़ाया था कि देखिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ठीक है। तो पहली और चौथी सूची क्या होगी, प्रभावित होंगी। इससे आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद दोस्तों 2 के तहत कौन सी अनुसूचियां प्रभावित होंगी, दोस्तों पहली और चौथी अनुसूची, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक बार आपको बता दें, देखिए पहले में क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 में क्या कहा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया कि किसी विदेशी राज्य को मिलाना, ठीक है। और तीसरे में क्या कहा गया है कि अपने ही राज्यों को दोस्तों तोड़ना फोड़ना, ठीक है। और चौथे में क्या कहा गया कि जो दोनों आर्टिकल 2 और 3 होंगे ना, वो साधारण बहुमत से हो जाएंगे, साधारण संशोधन से हो जाएंगे। इसके लिए कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, यानी आर्टिकल 368 जो संशोधन होता है उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए एक इसके तहत दोस्तों एक आपका बहुत बड़ा केस है कि बेरूबारी यूनियन केस, है ना, 1960 में आया था। आपको पता है इसमें हुआ क्या था, तो आपको पता है जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान का हमारे बंटवारा हुआ था, तो आपको पता है जैसे भारत पाकिस्तान, है ना, इधर भी पाकिस्तान था और इधर बीच में भारत, फिर इधर भी पाकिस्तान। दोस्तों जो इधर वाला पाकिस्तान था ना, बांग्लादेश, जिसको आप बांग्लादेश वर्तमान में कह रहे हैं, है ना, तो दोस्तों बांग्लादेश में ऐसा था कि कुछ दोस्तों मुस्लिम जो राज्य थे जिनको बांग्लादेश में जाना चाहिए था दोस्तों, वो भारत में रह गए, और कुछ हिंदू राज्य दोस्तों, हिंदू जो कि दोस्तों भारत में होने चाहिए थे, वो बांग्लादेश में चले गए। तो दोस्तों नेहरू जी ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है ना, ये हम बांग्लादेश को दे दें और बांग्लादेश से दोस्तों वाला हम ले लें, ठीक है। तो ये संशोधन दोस्तों नेहरू जी ने करने की कोशिश की, मगर साथियों को बता दें कि एक इसके लिए दोस्तों केस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया देखिए ये चीज जो आप कर रहे हैं ना, मतलब जमीन लेने देने वाला काम कर रहे हैं ना, ये आपके साधारण बहुमत से बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको 368 के जरिए दोस्तों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 3 लागू नहीं थे। समझिएगा कि नेहरू जी बेरूबारी का एरिया बांग्लादेश को देना चाहते थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे विशेष बहुमत के तहत अनुच्छेद 368 के जरिए संपन्न कीजिए, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 3 लागू नहीं होगा, क्योंकि यह मामला 2 देशों के बीच का है। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 3 क्यों नहीं लागू होगा, मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 3 कहता है, देखिए किसी को आप दे नहीं सकते, लेने की बात होती है। मान लिया आप बांग्लादेश से कोई चीज लेना होता ना, वो ले लेते आर्टिकल 2 के तहत आराम से। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या था कि बेरूबारी का एरिया हम बांग्लादेश को दे रहे थे,
ठीक है, तो यहाँ पे देने के लिए कोई आर्टिकल लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आप संशोधन करिए ना, तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों केवल बांग्लादेश से हमें लेना होता ना कोई जमीन तो हम ले सकते थे आराम से, मगर भारत की जमीन हम बांग्लादेश को नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज कहा गया। अगर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों संविधान संशोधन करना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब देखिए देशी रियासतों का एकीकरण, आपको पता होगा कि दोस्तों लगभग दोस्तों 552 के आसपास देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। कितने? 552 के आसपास दोस्तों देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गए। परंतु दोस्तों आपको ये चीज़ें पता होंगी कि 3 रियासतें ऐसी भी थी जो कि दोस्तों शामिल होने से क्या मना कर रही थी, है ना, वो शामिल होना ही नहीं चाह रही थी। आपको बता दें जिसमें दोस्तों एक पता है आपका हैदराबाद है, जूनागढ़ है और जम्मू कश्मीर। और यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, ठीक है, या फिर जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, या फिर जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो ये सब काम किसने किया था? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, तो दोस्तों हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? तो हैदराबाद दोस्तों पुलिस कार्रवाई से, बहुत बार पूछा गया पुलिस कार्रवाई से, और इसके लिए दोस्तों ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी SSC लेखपाल अभी लेटेस्ट 2022 के एग्जाम में जो हुआ था, ठीक है, जिसका केस चल रहा है दोस्तों अभी, है ना, तो उसमें दोस्तों पूछा गया था कि ऑपरेशन, है ना, पोलो किसके लिए चलाया गया था दोस्तों? हैदराबाद के लिए। ठीक है, हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, याद रखेंगे पुलिस कार्रवाई पोलो द्वारा, पुलिस कार्रवाई, है ना, हैदराबाद पे। और जूनागढ़ जैसे जन्म संग्रह है ना, तो जूनागढ़ को दोस्तों जन्म संग्रह द्वारा कहाँ पड़ता? गुजरात में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को दोस्तों राजा, वहाँ के राजा दोस्तों विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते जब पाकिस्तान उन पर आक्रमण कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखेंगे, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जन्म संग्रह द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके इनको मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए आपको याद रखना है कि दोस्तों भारत के एकीकरण में, है ना, भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन ने दोस्तों भूमिका निभाई थी। आपको पता है कि भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस जिस तरह दोस्तों बिस्मार्क ने जर्मनी को बचाया था टूटने से, दोस्तों उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको बचाया। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस को हम जन्म दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए भाग 1 समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, भाग 1 की हम हिस्ट्री देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक हमने देख लिया, आपको समझ में आया तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा, और संपूर्ण आप संविधान हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते। थैंक यू, धन्यवाद।